नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। महराज फैजाबादी ने अपनी कविता के जरिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि जंग जब लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, लेकिन हिंदुस्तान इस वक्त अपने लश्कर भी देख रहा है, उसे और मजबूती भी दे रहा है। मजबूती इस लिहाज से कि चीन से अगर टक्कर होती है तो किसी भी लिहाज से 1962 नहीं 2020 का हिंदुस्तान है ये चीन को बता दिया जाए। इस लिहाज से कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक हर तरीके से डसने वाली है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ड्रोन वॉर की स्थिति में इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गलवान घाटी से भारतीय सेना और चीनी सेना जब हटी तो इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, तह तक जाने की आज हम कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि यहां से फौज का हटना किस तरीके से दोनों ही मुल्कों के लिए महत्वपूर्ण है और चीन का पीछे हटना भारत के लिए किस तरीके से एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की अपनी सबसे पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से अमेरिका ने चीन के कुछ अधिकारियों के वीजा पर रोक लगा दी। इसके पीछे सीधे तौर पर मसला जुड़ा हुआ है तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत में हस्तक्षेप जिस तरीके से चीन का है वो अमेरिका को कतई पसंद नहीं है, नागवार गुजर रहा है अमेरिका के लिए, और जिसके एवज में अमेरिका की तरफ से अब ये कदम उठाया गया है और जिसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ सकता है। विस्तारवादी चीन के पर काटने की तैयारी में तमाम देश एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ जहां साउथ चाइना सी में ड्रैगन की दादागिरी से परेशान आसियान देशों ने चीन को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं जापान और भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन पर बड़ा वार किया है, जिसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी। उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट के तहत चीनी अधिकारियों के एक समूह के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। ये अधिकारी विदेशियों की तिब्बत तक पहुंच को प्रतिबंधित करने में शामिल थे। चीन अमेरिकी राजनयिकों और अन्य अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों द्वारा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों की यात्रा में लगातार बाधा डाल रहा है, जबकि चीनी अधिकारियों और अन्य नागरिकों संयुक्त राज्य अमेरिका तक आने की पूरी छूट थी। पोम्पियो के मुताबिक स्थानीय स्थिरता के लिए तिब्बती क्षेत्रों में पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां चीनी मानवाधिकारों का हनन होता है। साथ ही साथ एशिया की प्रमुख नदियों के हेडवाटर्स के पास पर्यावरणीय शरण को रोकने में चीन असफल भी है। अमेरिका चीन और विदेशों में स्थायी आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और तिब्बती समुदायों की मानवीय स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना जारी रखेगा। चीन की चालबाजियों से आज पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर वीजा वार किया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी दूसरी रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन की ये नागिन जो कि नेपाल में इस वक्त पोस्टेड है, उनकी तैनाती नेपाल में है, और वो किस तरीके से हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्तों में खटास डालने का काम कर रही हैं और किस तरीके से नेपाल के आंतरिक मसलों में, राजनयिक मसलों में उनका हस्तक्षेप किस हद तक लाजिम भी है चीन के मद्देनजर, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चीनी नागिन के इशारों पर ही नेपाल के प्रधानमंत्री इस वक्त डोलते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी राजदूत हाउ यांकी इन दिनों नेपाल की राजनीति में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हैं, क्योंकि भारत और चीन का सीमा विवाद चल रहा है और ऐसे में भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने की अहम भूमिका यही चीनी नागिन निभा रही है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता को बचाने के लिए दिन रात एक करने वाली चीन की राजदूत हाउ यांकी के खिलाफ नेपाल में सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारे तक विरोध तेज होता जा रहा है। पाकिस्तान में काम कर चुकी हाउ यांकी ने नेपाली प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। फर्राटेदार उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली बोलने में माहिर हाउ यांकी इन दिनों नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ चीनी एजेंडे को सेट करने में जुटी हुई हैं। चीनी राजनयिकों की नई पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाली चीनी नागिन हाउ यांकी ने बेहद कम समय के अंदर नेपाल के सत्ता के गलियारों में जोरदार पकड़ बना ली है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को ओली के समर्थन में खड़ा रखा जाए, जो इन दिनों भारत के खिलाफ लगातार कई फैसले ले चुके हैं। यही नहीं, ओली सरकार ने चीनी राजदूत के इशारे पर अमेरिका से मिलने वाली
$50 करोड़ की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद भी ओली सरकार इस फंड पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। दरअसल चीन को लग रहा है कि ओली ही वो तुरुप का इक्का हैं जिन्हें नेपाल में भारत और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ओली भी लगातार चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कदम उठाकर वो चीन को खुश रखें। इससे उनकी सत्ता बची रहेगी। चीनी राजदूत और पीएम ओली के इस खेल को अब न केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड बल्कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा भी समझ गए हैं। नेपाल में हाउ यांकी की हनक का आलम यह है कि नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरज चंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली के घर तक जब चाहे हाउ यांकी आ जा सकती हैं। नेपाल के राष्ट्रपति को वो स्पेशल डिनर पर बुलाती हैं और अकेले मुलाकात करती हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। दरअसल अब एफबीआई की नजर भी ड्रैगन पर है, यानी कि चीन पर है, और अमेरिका और उनकी खुफिया एजेंसी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीन एक साइबर अटैक करने की फिराक में है, किस तरीके से लूपहोल्स ढूंढने की फिराक में है और किस तरीके से सेंधमारी करने की फिराक में है, और जिसको लेकर के एफबीआई ने कड़ी चेतावनी भी दी है और खुद को अपनी चारदीवारी को और मजबूत करने की कोशिश में भी है। कोरोना वायरस और भारत चीन के बीच सीमा विवाद ने रफ्तार क्या पकड़ी, अमेरिका समेत तमाम देश चीन के खिलाफ हो गए। वहीं अमेरिका की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि चीन की दादागिरी को और नहीं सहा जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नेवी को तैनात कर दिया और अब अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के डायरेक्टर ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी एफबीआई के निदेशक ने चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे का कहना है कि चीन की सरकार की ओर से कराई जा रही जासूसी अमेरिका के लिए संकट पैदा कर सकती है। ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ने विदेशों में रह रहे चीनी नागरिकों को स्वदेश लौटने के लिए धमकाना शुरू कर दिया है और चीन अमेरिका की कोरोना वायरस रिसर्च को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन किसी भी तरह से दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। एफबीआई के डायरेक्टर ने अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करने के लिए चीन की ओर से हो रहे दखल, आर्थिक जासूसी, डेटा चोरी, गैर कानूनी राजनीतिक गतिविधियां, घूस और ब्लैकमेलिंग समेत तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि नौबत यह है कि हर घंटे पर चीन से जुड़ा काउंटर इंटेलिजेंस का मामला आ रहा है। अमेरिका में फिलहाल करीब 5000 काउंटर इंटेलिजेंस के मामले हैं, जिनमें से आधे चीन से जुड़े हैं। साथ ही एफबीआई डायरेक्टर ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फॉक्स हंट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत विदेशों में चीनी सरकार के लिए खतरा बने चीनी नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। हम यहाँ मानवाधिकार हनन को लेकर चीन के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और आलोचकों से बात कर रहे हैं। चीन की सरकार उन पर वापसी के लिए दबाव डालना चाहती है। इसके लिए चीन की चालबाजियां हैरान करने वाली हैं। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति और धोखेबाजियों के बदौलत चौतरफा घिरता जा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका की ओर से चीन पर लगातार कसती नकेल अब उसे जोर से दुखने लगी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 15 जून को जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई गलवान घाटी में, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 40 से अधिक सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई, उसके बाद से लगातार दबाव चीन पर था, क्योंकि हिंदुस्तान हर तरीके से चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में गलवान घाटी से दोनों मुल्कों की फौज का पीछे हटना, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आखिर समझ में क्या आ रहा है और वास्तु स्थिति इस वक्त क्या है, एक्चुअल इस वक्त क्या वहां पर हो रहा है, मंशा दोनों ही मुल्कों की क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा आप कुछ हद तक ही कर सकते हैं। लगातार पिछले 2 महीनों से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम होता जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए सहमति बनी है, जिसके तहत दोनों देशों की सेना विवादित इलाके से पीछे हट रही है। आपको बता दें कि चीन और भारतीय सैनिकों ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता के तीसरे दौर का आयोजन किया था, जहां दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि वो उन बातों पर अमल करेंगे जिससे एलएसी पर तनाव कम हो सके।
वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और इस दौरान मोटे तौर पर कई बातों पर सहमति बनी है, जिसके बाद भी पीएलए के सैनिक अभी तक पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील और डेप्सांग से पीछे नहीं हटे। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से पीछे हटे हैं। ऐसे में धोखेबाज चीन का दोहरा चरित्र नजर आता है। ये चारों में डिसएंगेजमेंट हमको इंश्योर करना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि चीन पब्लिकली अपना विस्तारवाद नीति का त्याग नहीं किया है। उसका दो कदम आगे एक कदम पीछे स्ट्रेटजी का त्याग नहीं किया है। वो उसकी जो है पाम और 5 फिंगर स्ट्रेटजी है। पाम है तिब्बत और फिंगर्स है नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। वो उसका त्याग नहीं किया है। तो एक फिंगर तो है ही लद्दाख 5 फिंगर स्ट्रेटजी में। तो हमको पूरी तरह से अपनी ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट वैसे ही रखनी है, ट्रुप्स टू ग्राउंड डेंसिटी वैसे ही रखनी है। हमको अपना गार्ड नीचे नहीं करना है, क्योंकि चीन हमेशा मौके की ताक पे रहेगा। जहां उसको स्पेस मिलेगा उसका वो फायदा उठाएगा। ये चीन की नीयत रही है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में बर्फ पिघलने से गलवान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसने चीनियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय सेना चीनी सैनिकों पर नजर बनाए हुए है और इसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है, क्योंकि गलवान नदी के बढ़ते पानी की वजह से भारतीय सैनिकों को वहां जाने में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की वजह से अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो रणनीतिक रूप से चीन ने पैंगोंग झील इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जिस पर वो अब तक अपना दावा जताता रहा है। वहीं भारतीय सेना अभी तक फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात है। अगर भारतीय सेना पीछे हटी तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक वजह हो सकती है, लेकिन चीन अपनी दगाबाजियों से इतनी जल्दी बाज आने वाला नहीं है, तो भारतीय सेना भी ड्रैगन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत की सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। कदम यहीं पर थमा नहीं है, बल्कि भारत की सरकार आगे भी काम कर रही है और भारत की सरकार ने अब ऐसी भारतीय कंपनी जिनमें चीन का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसके लिए नीतियों को नए तरीके से फॉर्म करना शुरू कर दिया है, जिससे जो चाइना से पैसा निवेश हो रहा है उस निवेश पर बहुत तरह के संकट के बादल मंडाने लगे हैं। और ऐसे में आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो चीन के लिए एक और ये गहरी चोट है। चीन इन दिनों अपनी चालबाजियों और मक्कारियों के लिए जगजाहिर हो चुका है। ऐसे में चीन को भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार झटका दे रहा है। पहले 59 चीनी ऐप्स को बैन किया और फिर चीनी आयात के लिए बंदरगाहों पर कस्टम मंजूरी रोकने, और अब भारत ने चीनी निवेश को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार चीनी कंपनियों को वापस भेजने की तैयारी में है, जिनसे जुड़े 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा सरकार कर रही है। में 2019 में बायलैटरल ट्रेड चाइना और भारत के बीच जो रिकॉर्ड किया गया था वो तकरीबन $93 बिलियन के करीब था और $26 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी इस विवाद के वजह से दांव पर लगा है। 1000 ऐसी चाइनीज कंपनीज हैं जो भारत में उपस्थित हैं और साथ ही कई लघु, मध्यम और बड़ी कंपनियों में, भारतीय कंपनियों में चाइना का निवेश ऑलरेडी चल रहा है। अब बात ये आती है कि अगर हम आत्मनिर्भर बनने की जब बात करते हैं तो कोविड-19 में भी और बाकी प्लेयर्स को मौका कैसे मिल सके, इस पर अप्रैल में ये नीति लाई गई थी। और उसमें एक और कारण ये था कि HDFC बैंक की जब शेयर्स ओपन मार्केट में रखे गए तो चाइना ने भारी मात्रा में ये शेयर्स खरीदे, तो ये फिर हमने जो ऑटोमेटिक FDI रूट था उस पर रोक लगाई। तो अगर हम चाइनीज इंपीरियलिज्म को इस तरीके से रोकना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ये एक जरूरी कदम है। लेकिन साथ ही हमें उत्तर देना होगा 2-3 सवालों का कि जो GDP में, इन्वेस्टमेंट में और एम्प्लॉयमेंट पे जो असर पड़ेगा उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। चीन से चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार नई स्क्रीनिंग पॉलिसी के तहत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चीनी कंपनियों से जुड़े लगभग 50 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है। भारत सरकार ने अप्रैल में नए नियमों का ऐलान किया था। इन नियमों के तहत पड़ोसी देशों की कंपनियों से आने वाले निवेशों को केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। इन निवेशकों में चीन सबसे बड़ा है। वहीं भारत के नए नियमों की चीन ने कड़ी आलोचना की है और इसे नीतिगत भेदभाव बताया है।
पिछले महीने बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया। भारत के इस कदम ने चीन के उन बिजनेस को नुकसान जरूर पहुंचाया है जो साउथ एशियाई मार्केट में विस्तार के बारे में विचार कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियों का भारत में मौजूदा और नियोजित निवेश $26 बिलियन से ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार की हालिया रणनीति चीनी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए काफी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। विश्व लगातार अलग अलग दौर में जा रहा है। कुछ वक्त ऐसा भी था जहां सिर्फ और सिर्फ शब्दों के जरिए युद्ध होते थे। कभी हमने शीत युद्ध भी देखा, कभी हमने एक ऐसा युद्ध भी देखा जहां पर माल और जान की काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, हिंसा भी काफी हुई। लेकिन अब वो दौर आ चुका है जहां पर हम देख रहे हैं कि ड्रोन वॉर की स्थिति है। भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन वॉर की स्थिति पनपती नजर आ रही है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया करा रहा है तो कुछ अत्याधुनिक ड्रोन जो हैं वो अमेरिका से हिंदुस्तान खरीद रहा है। तो इस वक्त ड्रोन वॉर की स्थिति है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन लगातार भारत को चौतरफा घेरने में जुटा हुआ है। इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल को भड़काकर चीन अपना गुलाम बनाना चाहता है। ऐसे में ड्रैगन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के नए बेस की सुरक्षा करने के लिए 4 अटैक ड्रोन पाकिस्तान को देने जा रहा है। आपको बता दें कि चीन इस समय लद्दाख में अपने हमलावर ड्रोन विंगलोंग 2 के जरिए भारतीय इलाकों की निगरानी कर रहा है। चीनी ड्रैगन अब ऐसे ही 4 ड्रोन विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में जुटे चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए अमेरिका भारत को अपने बेहद घातक MQ-9 रीपर ड्रोन देने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के इस संयुक्त खतरे को देखते हुए भारत ने अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है। भारत अमेरिका से 30 ऐसे हमलावर ड्रोन विमान खरीदेगा। भारत इस समय लद्दाख में इजरायल निर्मित हेरोन ड्रोन विमानों का संचालन कर रहा है, जिसमें कोई हथियार नहीं होता, जो महज दुश्मनों की हरकतों पर निगरानी रख सकता है। आपको बता दें कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया था। इस हमले में अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए अंजाम दिया था। MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियतों पर आइए एक नजर डालते हैं। MQ-9 रीपर मानव रहित छोटा विमान है। टोही और लक्ष्य भेदी है MQ-9 रीपर ड्रोन। जासूसी में माहिर है MQ-9 रीपर ड्रोन। हवाई हमले करने में बेहद खतरनाक है MQ-9 रीपर ड्रोन। 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है MQ-9 रीपर ड्रोन। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है ये ड्रोन। इस ड्रोन में कई घातक हथियार लगे होते हैं। 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगी होती है। 1701 किलोग्राम वजन तक का बम गिराने में MQ-9 रीपर ड्रोन सक्षम है। जानकारी के मुताबिक भारत 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदेगा। MQ-9 रीपर ड्रोन अटैक के साथ साथ लक्ष्य की खुफिया जानकारी भी जुटाता है और फिर उसे खत्म करने के लिए हमले भी करता है। यानी ये ड्रोन तलाश और विध्वंस का दोहरा काम करने में माहिर है। हथियारों से लैस मध्यम ऊंचाई तक पहुंचाने वाला, एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने और लंबे वक्त तक हवा में रहने में सक्षम है ये ड्रोन। अमेरिकी वायुसेना 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही है और उम्मीद है कि भारत के पास आने के बाद भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान की वायु शक्ति और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि विश्व ये मानता है कि जिसमें आकाश में राज करने की ताकत होगी, जिसमें आकाश में शासन करने की शक्ति होगी, वही पूरे विश्व पर राज करेगा। और हिंदुस्तान भी वायुसेना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और इसी लिहाज से हिंदुस्तान के खेमे में अब राफेल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और राफेल के आने से भारत की वायु शक्ति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
वो आ रहा है। दुश्मन के छक्के छुड़ाने वो आ रहा है। वायुसेना की शक्ति बढ़ाने वो आ रहा है। चीन को चने चबाने वो आ रहा है। आर पार की जंग में कारगर बनने वो आ रहा है। जी हां, राफेल आ रहा है, भारत आ रहा है, दुश्मनों को डराने आ रहा है। चीन की अकड़ को चकनाचूर करने वाला राफेल भारत आ रहा है। चीन से सीमा पर तनातनी के बीच भारत को मीटियर मिसाइल से लैस 6 राफेल लड़ाकू जेट विमानों की पहली खेप 27 जुलाई तक मिलने की उम्मीद है। 17 गोल्डन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांसीसी पायलट के साथ पहला राफेल उड़ाकर भारत लेकर आएंगे। वैसे तो राफेल 10 घंटे लगातार उड़ान भरकर सीधे भारत आ सकता है, लेकिन इसमें पायलट्स को बेहद तनाव झेलना पड़ेगा। राफेल विमान की पहली खेप को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना का सबसे अहम रणनीतिक बेस माना जाता है। इसके अलावा दूसरा रणनीतिक बेस पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। वायुसेना ने राफेल विमान के रखरखाव और इसकी तैनाती के लिए दोनों स्टेशंस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेन विमान 2 सीटों वाले हैं। इनमें भी लड़ाकू विमानों जैसी खासियत है। चीन से युद्ध जैसे हालातों के बीच आपके लिए ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि राफेल में ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो भारत को मजबूत करने में कारगर साबित होंगी और हम चीन को मुंहतोड़ सबक सिखा पाएंगे। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्लेन के साथ मेटियर मिसाइल भी है। विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। ये तो हुई हथियारों की बात, लेकिन राफेल में लगे हथियारों की एक खास बात है जो राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। अपने सटीक निशाने के लिए पहचाने जाने वाले राफेल की मिसाइलों की क्षमता क्या है, इस पर जरा नजर डालिए। राफेल हवा से जमीन पर मारने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने में राफेल विमान पूरी तरह से सक्षम है। राफेल 75% हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल के हथियारों से रूबरू होने के बाद एक सवाल आपके मन में होगा कि भारत इन राफेल को तैनात कहां करेगा। ये राफेल किन देशों पर नजर रखेंगे और क्या कोई और देश पहले से राफेल को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, तो सुनिए। राफेल फाइटर जेट को अफगानिस्तान,
इराक और लीबिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल फाइटर जेट में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से यह बिल्कुल सटीक है। इंडियन एयरफोर्स को साल 2022 तक 36 राफेल मिल जाएंगे। 18 राफेल हाशिमारा बेस पर तैनात होंगे। इनसे चीन पर नजर रखी जाएगी। 18 राफेल हरियाणा के अंबाला में तैनात होंगे। इनसे पाकिस्तान पर नजर रखी जाएगी। बाज सी नजर और चीते जैसी रफ्तार वाला राफेल हर उस नापाक मंसूबे को मिटाने के लिए तैयार है जो भारत के खिलाफ होगा। दुश्मनों की आंख में आंख डालकर जवाब देने वाले भारत का सीना राफेल के आने से और चौड़ा हो जाएगा। दुश्मनों को अब अपने बिल से बाहर निकलने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये नया भारत है, पीछे नहीं हटेगा। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज हमने आपको बहुत सारी अहम रिपोर्ट से रूबरू कराया, आपको यह बताने की कोशिश की कि आखिर इस वक्त स्थिति क्या है भारत और चीन के दरमियान, और साथ ही साथ दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट और इंटरफेयर किस तरीके से हो रहा है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल कुछ और अहम और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।